नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर आज एक नया टॉपिक, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इन्हें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक का नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन। तो आज हम जानेंगे कि श्वसन क्या होता है, ठीक ना, और इससे सम्मिलित जितने भी और भी प्रोसेस हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि ये जो रिस्पायरेशन है ना, ये आपको मैक्सिमम क्लासेस में आपको मिलेंगे और यहाँ तक कि आप हाई स्कूल 11th और आगे भी पढ़ाई करेंगे तो उसमें सभी जगह ये काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक मीन्स हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन, यानी श्वसन। किसे कहते हैं श्वसन, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और श्वसन क्या है, ये हमारे लाइफ का एक अहम पार्ट है जिसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते हैं। क्या? जिसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि बिना हम ऑक्सीजन के जी नहीं सकते हैं। हमारी जो भी जीवनचर्या है इस ऑक्सीजन के ही वजह से चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से कोई जिएगा, फिर आगे प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे श्वसन है ना, यानी रिस्पायरेशन, यहाँ पे देखिए रिस्पायरेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा है भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि देखिए दोस्तों, जैसे क्या है कि ये जो श्वसन क्या है ना, एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है? ऊर्जा है। हम सांस लेते हैं तो क्या है? ये हमें एनर्जी देता है, ठीक ना। क्या है? एनर्जी है। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे आप कहीं गए रहते हैं, हारे थाके रहते हैं, जब आप भागते भागते आते हैं घर पे, तो आकर के और आप फैन को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, आपको हवा लगता है और खूब आराम से एकदम सोते हैं मस्ती से, बड़ा आपको मतलब सुकून मिलता है, ठीक ना। हरासमेंट दूर हो जाता है क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिलता है। प्रॉपर मात्रा में क्या होता है, आपको ऑक्सीजन मिलता है और वहाँ पे जो आपकी मांसपेशियाँ होती है ना, राहत फील करती हैं और साथ में आपको भी राहत मिलता है, ठीक ना। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये श्वसन क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है जो हमें क्या करता है, किसी काम को करने के लिए उत्साहित करता है, ठीक ना। जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, हमें हरासमेंट बहुत ज़्यादा होगा, हम थक जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको बताया जा रहा है, इसके डिफिनेशन में बताया जा रहा है, एकदम सिंपल डिफिनेशन है दोस्तों, कि भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। अब सोच रहे होंगे सर कि क्या बात बोल रहे हैं आप, श्वसन से ऊर्जा कैसे यार, कैसे संभव है, ठीक ना। देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जानवर है, लिविंग की हम बात करते हैं ना, अगर वो भोजन कर रहा है ना तो उसको नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है? ऑक्सीजन। क्या नेसेसरी है? तो ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। खाना खाएंगे, डाइजेशन नहीं होगा यार, डाइजेशन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो फिर आपको मिलेगा कहाँ से एनर्जी, ठीक ना। यानी ये जो डाइजेशन है, सॉरी जो ये प्रोसेस है रिस्पायरेशन, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, भोजन करने के बाद जब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना, तो वो ऑक्सीजन भोजन को तोड़ता है, विखंडित करता है। उसके उपरांत हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। मतलब इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। चलिए इसको हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ समझिए, फिर एक सिंपल वे में आप हमारे साथ रिवाइज कीजिए, आपको इसका डिफिनेशन भी याद हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन श्वसन को डिफिनेशन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का लेना, CO2 को छोड़ना। क्या है ऑक्सीजन? नहीं यार, ये नहीं है, अंतः श्वसन बाह्य श्वसन में आ जाता है। ये आपको मैं बता रहा हूं श्वसन। श्वसन का डिफिनेशन कुछ अलग होता है। श्वसन का डिफिनेशन क्या होता है? कुछ अलग होता है।
आप बता सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाए उसको भी आप शोषण बोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये आपके लिए बहुत आसान है, इतना सिंपल डिफिनेशन तो कहीं नहीं मिलेगा यार कि भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए, शोषण नोट कर लीजिए, डिफिनेशन नोट कर लीजिए, साथ में आपको याद हो जाएगा, नोट्स भी क्लियर कर दीजिए यहीं पे, ठीक है। तो फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शोषण की इस प्रक्रिया में निम्न चरण आते हैं, जो निम्नलिखित है। शोषण की इस प्रक्रिया में निम्न चरण आते हैं, कुछ स्टेप हैं जो इसमें आते हैं, चीजों को हमें जानना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। तो पहला आप देखेंगे इसमें क्या है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतः ग्रहण होता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का क्या होता है, अंतः ग्रहण होता है। सही बात है क्या, ऑक्सीजन ग्रहण होता है मतलब क्या, आप शोषण करते हैं तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन आपके शरीर से बाहर जाता है कि अंदर आता है, अंदर आता है ना। मतलब कि आप बाहर से किसी चीज को अंदर ले रहे हैं, मतलब कि आप बाहर से किसी चीज को अंदर ले रहे हैं तो क्या अंतःग्रहण कहलाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं ना, इसलिए क्या हो रहा है, प्रोसेस अंतःग्रहण की, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे डाइजेशन में, नहीं पढ़े हो तो जाकर के आप देख लेंगे, हमारे वीडियो है उसमें आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, डाइजेशन उसमें हमने पढ़ाया है, ठीक है ना, कि भोजन क्या है, उसमें क्या होता है, अंतःग्रहण होता है। भोजन लेने की जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है, उसको हम अंतःग्रहण बोलते हैं ना, क्योंकि हम बाहर से लेकर के भोजन को अंदर माउथ के द्वारा हम इनहेल करते हैं, नहीं अंतःग्रहण करते। सेम ऑक्सीजन वही है कि हम इसको भी बाहर से लेते हैं, ठीक ना, और अंदर इनहेल कर जाते हैं। मतलब क्या होता है यार कि इसको आप बोलते हैं अंतःग्रहण, किसी चीज को बाहर से लेकर अंदर ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण, ठीक है। खाना लिए मुंह में डाल लिया, कर लिए, अंतःग्रहण हो गया, ठीक है। करो वायु शोषण में, ऐसा किसमें होता है, वायु शोषण में होता है, क्योंकि वायु शोषण का मतलब क्या समझ रहे हैं कि मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक ना। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, दूसरा हम देखेंगे ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण व साथ ही साथ ऊर्जा निर्माण होता है। क्या लिखा हुआ है कि ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से, यानी सांस के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। याद कीजिए ऑक्सीकरण कहाँ पढ़े थे यार, कहाँ पढ़े थे, याद कीजिए कहाँ पढ़े थे, वो किसमें पढ़े थे, लाइव प्रोसेस में, जैव प्रक्रिया में पढ़े थे आप, शोषण सॉरी ऑक्सीकरण कहाँ पढ़े थे आप, केमिस्ट्री में जाइए, और केमिस्ट्री में कहाँ जाइए, आपको याद आ रहा होगा जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे तो, ठीक ना, वहां पे आपको पढ़ाया गया ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, यानी उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीकरण का मतलब कि वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का हानि होता है, उसको आप बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिलीज होते हैं, उसको ऑक्सीकरण बोला जाता है। अपचयन किसको बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, ठीक ना, उसको ऑक्सीकरण बोला जाता है। दोनों प्रोसेस को मिलाकर के आप पढ़े होंगे रेडॉक्स क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण करा वह साथ ही साथ ऊर्जा निर्माण होता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, तो ये तो श्योर है कि उसमें क्या फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बड़ी अच्छे से। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इन अभिक्रियाओं में अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O का निष्कासन होता है, ठीक ना। जब देखिए भोजन विखंडित होगा तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब जब हमारे बॉडी में ऊर्जा का जब पाचन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ ही जो क्या है, ये वाटर है, तो वाटर भी लॉस होता है इसमें, ठीक ना। तो ये क्या होता है, इसका बाहर निकलना
भी आवश्यक होता है इसमें, ठीक ना। वही चीज यहाँ लिखा गया है कि क्रियाओं में अवशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल का निष्कासन होता है, ठीक ना। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि और ज्यादा खाना खा लिया, उसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, देखिएगा बहुत खतरनाक वहाँ ढकार भी आता है, ठीक ना, जब गैस बन जाता है तो, ठीक है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और साथ ही जल, मतलब आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आप देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन कितने प्रकार का होता है, इस चीज को हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक्चुअली ये जो श्वसन है दो प्रकार का है। एक श्वसन को बोलते हैं, पहले श्वसन को वायु श्वसन और दूसरे को अवायु श्वसन। पहला वायु श्वसन, दूसरा होता है अवायु श्वसन। मतलब एक ऐसी क्रिया होगी, मतलब एक ऐसा श्वसन होगा जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा और एक में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। पहला हम यहाँ पे वायु श्वसन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे डिफिनेशन इसको देखिए कि जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे वायु श्वसन कहते हैं। जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपस्थित होना पाया जाता है उसे आप क्या बोलेंगे, वायु श्वसन बोलेंगे। डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा, आप मेरे साथ एक बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा कि आप बोलेंगे जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है उसे वायु श्वसन कहते हैं। अगर देखेंगे अधिकांश जीवधारियों में इसी प्रकार का शोषण पाया जाता है। अधिकांश जीवधारियों में इसी प्रकार का शोषण पाया जाता है। जैसे हम लोग अगर खुद को ले ले तो हमें भी इसमें ऐसे ही होता है, हम बिना ऑक्सीजन का सांस ले लेंगे क्या, ऐसा नहीं है, ठीक ना। देखे ना कोरोना काल में क्या हाल हो रहा था, लोग दुख के मर रहे थे क्या, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है ना वो ऑक्सीजन के बगैर संभव नहीं है, ठीक है। हम लोग जो भी हैं डिपेंड हैं ऑक्सीजन पे। जैसे देखिए मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सियार, लामर, जो कुछ भी गा दीजिए सब भी क्या है, ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है। मुर्गा मुर्गी जितने भी ये सब क्या है, ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है। इनको ऑक्सीजन ना नहीं मिलेगा इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे आगे, वायु शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीकरण द्वारा पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित हो जाता है। यानी वायु शोषण में जब ग्लूकोज क्या होता है, वायु शोषण में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ये ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। एक ग्लूकोज है जो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, जल में टूट जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का भी फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं काफी अच्छे से, ठीक है ना। प्रोसेस एक एक चीज को हम समझेंगे बड़ी अच्छे से। आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले स्टेप में ग्लूकोज लिया जा रहा है। क्या ग्लूकोज उसी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं जो आप गर्मी के मौसम में लेते हैं, थकान के दौरान, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक ना। तो उसी ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं। देखिए ग्लूकोज का एक अणु, बस मात्र एक अणु लिया जाता है ग्लूकोज का। और आप देखेंगे ऊपर हमने लिखा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है बाबू, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ा जाता है। कहाँ एक प्रोसेस होता है, इन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। कहाँ बोलेंगे आप, कोशिका द्रव्य में। हम इसको हिंदी में लिख दे रहा है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होगी किसमें होगी बाबू, तो इन द साइटोप्लाज्म या इनसाइड द साइटोप्लाज्म, आप बोलेंगे कोशिका द्रव्य में। अब देखिए जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में,
तो यह पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद ये पायरुविक अम्ल जब क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या किया जाता है इसको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। यही पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है और टूट करके क्या बनाता है, देखिए क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनाता है, जल के 6 अणु बनाता है और 38 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म आप सुने होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिख देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आप क्या देखें इसमें कि ग्लूकोज का एक अणु लिए और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हो रही है कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में यही फिर बाद में क्या हो रहा है, एक ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में चेंज हो जा रहा है, ठीक ना। तो क्या हो रहा है, पायरुविक अम्ल में, अब यही ग्लूकोज क्या हो रहा है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। और पायरुविक अम्ल के कितने, इसके 2 अणु में, और इसी को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कार्बन के 6 अणु बनाता है, हाइड्रोजन के 6 अणु बनाता है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो चलिए हो गया। अब आइए इसको हम जो चीज बताए ना यहाँ पे हम आपको लिखित दे रहे हैं, ठीक ना, लिखित है, आप समझिए अच्छे से हम क्या लिखे हुए हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है ना, इस चीज को लिखना है। यानी उपरोक्त अभिक्रिया में अब देख सकते हैं यहाँ पे कि एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज का एक अणु है और ये कितने एटीपी का निर्माण कर रहा है बाबू, 38 एटीपी का निर्माण कर रहा है। ये चीज यहाँ लिखा गया है कि ग्लूकोज का एक अणु से कितने, 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें हो रही है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें हो रही है बाबू, साइटोप्लाज्म में। किसमें, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यही पायरुविक अम्ल क्या हो रहा है, फिर देखिए ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। यही देख रहा है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहीं पे ग्लूकोज किस में बदल जा रहा है, पायरुविक अम्ल में बदल जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। देखिए अब यही पायरुविक अम्ल की क्रिया किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक, आगे देखिए फिर देखा श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यही श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न हो रही है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है। ठीक है, आगे देखेंगे अब यहाँ पे पायरुविक अम्ल के एक अणु से 3 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है या करता है। ठीक ना, पायरुविक अम्ल के एक अणु से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का निर्माण होता है। तो बताइए यहाँ पे पायरुविक अम्ल कितना है, पायरुविक अम्ल 2 है ना, देखिए ना पायरुविक अम्ल के 2 अणु हैं। तो इसमें कह रहा है कि पायरुविक अम्लवा का ये अणु ना 3 गो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बना रहा है। तो ये बताइए कि 2 गो अणु है तो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनाएगा ना, इसीलिए यहाँ इस क्रिया में 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण द्वारा जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण करता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीकरण के द्वारा जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस, यानी एनर्जी ऑफ पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। यह क्रिया देखिए, यह क्रिया क्रेब्स साइकिल में संपन्न होती है। आप लिख सकते हैं यह क्रिया क्रेब्स साइकिल में संपन्न होती है। तो क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण होता है भाई,
क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण होता है? याद रखेंगे, क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण होगा? तो क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट आपको बताता हूं। तो देखिए, अब इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट तो वायु शोषण हो गया, दूसरा पार्ट अब हम यहाँ देखने चल रहा है अवायु शोषण क्या होता है। क्या? तो अवायु शोषण क्या होता है, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको आप वायु शोषण बोल रहे थे। तो इसका तो यहाँ पे अपोजिट बोल देंगे ना, कि जिस क्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? अवायु शोषण बोलते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अवायु शोषण बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। यानी शोषण की वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है उसे अवायु शोषण कहते हैं या एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। सोच रहे होंगे सर आखिर, अब तो ये दिमाग में आ रहा है यार ये कौन जीव है बिना सांस लिए जीता है, बिना ऑक्सीजन लिए जीता है? ठीक ना, है छोटे सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्मदर्शी जीव जिसको बोला जाता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, यानी वो जीव माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक ना, यानी ये हम कौन से जीवों की बात कर रहे हैं भाई? तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें है ईस्ट। ईस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, जो खमीर जिसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक ना, इसके वजह से क्या होता है? अल्कोहल तैयार किया जाता है, ये बेकरी वगैरह में पावरोटी वगैरह तैयार किया जाता है। तो आइए हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए अवायु शोषण, एनारोबिक रिस्पायरेशन। डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? तो अवायु शोषण बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, या आप देखिए अवायु शोषण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कंफर्म हो गया ना। चलिए फिर आप देखते हैं हम इसके आगे कि यह क्रिया सूक्ष्मदर्शी जीव, यह क्रिया सूक्ष्मदर्शी जीव मतलब इन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का लालटेन वगैरह लगा के देखेंगे तो नहीं दिखेगा आपको। इसको देखने के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। जैसे में बात आती है कि ईस्ट, ठीक ना, क्या है? ईस्ट, जो कि काफी छोटा सूक्ष्म जीव है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करा तथा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मीन्स भाई जीवाणु, इसको आप बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु में ऊर्जा क्या होता है? इसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये क्रिया सूक्ष्मदर्शी जीवों जैसे बात कर रहे हैं ईस्ट तथा जीवाणु, ये क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे छूट गया था, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है अवायु शोषण में सूक्ष्म जीव ईस्ट, अवायु शोषण में सूक्ष्म जीव ईस्ट क्या कर रहा है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करते हैं। यही सूक्ष्म जीव जो ईस्ट कह रहे हैं हम, यही सूक्ष्म जीव जिसको हम ईस्ट कह रहे हैं, यह अवायु शोषण में क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करता है, तोड़ देता है, और ऊर्जा निकलती है। दोस्तों इससे क्या होती है? ऊर्जा निकलती है, क्योंकि इसको ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक ना, फिर देखेंगे यह ऊर्जा बहुत कम होती है, जितना चाहिए उससे इसको बहुत कम होती है, जो एटीपी के रूप में संचित होता है, जो एटीपी के रूप में
संचित होता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। आप किण्वन को फर्मेंटेशन बोलेंगे इंग्लिश में। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्मेंटेशन, ठीक ना। आप इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज लिया गया है और यहाँ पे ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज का एक ही अणु है, तो ग्लूकोज का एक अणु लिया गया है और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हो रही है, मींस ग्लूकोज विखंडित हो रहा है, टूट रहा है। कहाँ पे भाई? तो कोशिका द्रव्य में। कहाँ? कोशिका द्रव्य में। और यही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका द्रव्य में टूट करके पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है। पायरुवेट के कितने अणु बनाता है? तो 2 अणु का निर्माण करता है। देखेंगे फिर यही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की उपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस होता है और कहाँ पे होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है यानी ग्लूकोज टूटता है। लाइसिस का मतलब टूटना होता है भाई, लाइसिस का मतलब टूटना होता है। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूट करके पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है और कितने अणु इसके बनाता है? 2। याद रखेंगे 2। और देखिए पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। वहां पर क्रिया हो रहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और किसमें होगा भाई? तो ईस्ट में होगा। किसमें होगा? ईस्ट में। और यही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यही ईस्ट में क्या होगा? ये जो पायरुवेट अम्ल है चेंज हो जाएगा एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एटीपी का 2 एटीपी का निर्माण कर देगा। और कितने एटीपी का निर्माण करेगा? 2 एटीपी का निर्माण कर देगा। जो हम अभी आपको बताए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सपोज कीजिए अगर कहीं आ गया एडीपी, अगर कहीं आ जाता है एडीपी तो आप क्या बताएंगे? तो अगर कहीं एडीपी आ जाता है तो आप बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और है, आता है एएमपी। एएमपी 3 गो भाई हैं, 3 गो भाई में यह बड़का है एटीपी। दूसरा तो हो गया एडीपी, तीसरा आता है एएमपी। इसका मतलब क्या होता है? तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। याद रखेंगे, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपको बताया, आप इस चीज को याद रखेंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नोट कर लीजिए ना, आप क्या देख रहे हैं, भूल जाएंगे, नोट कर लीजिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सर एएमपी का क्या होता है? तो लिख लीजिए ना, इसको भी नोट कर लीजिए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एटीपी का तो फुल फॉर्म जानते ही हैं, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है? 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। एथिल अल्कोहल मतलब यार वो बियर वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है, दारू जो शराब बोला जाता है बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जितना पुराना दारू होगा, जितना पुराना होगा उसमें उतना ही नशा होगा, पीने वाले के लिए उतना ही जबरदस्त होगा दारू, ठीक है। क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया बहुत ज्यादा हो रही होती है जिसकी वजह से उन लोगों को नशा ज्यादा चढ़ता है उसका, ठीक है। चलिए फिर यहाँ देखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया में, मान ऊपर दिया हुआ जो अभिक्रिया है इसकी बात किया जा रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु क्या होता है? इसमें 2 अणु एटीपी का बनता है। किसका? 2 अणु एटीपी का बनता है। अब उपरोक्त अभिक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से एटीपी के कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु बनते हैं। कह रहा है यहाँ अवायु शोषण में संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अवायु शोषण का जो भी संपूर्ण क्रिया होता है किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया शोषण क्या है, शोषण के कितने प्रकार होते हैं। हमने बताया आपको शोषण का 2 प्रकार होता है, अवायु शोषण, वायु शोषण। यहाँ पे इसको हमने डिप्टेशन के साथ साथ इसके रिएक्शन को भी हम लोगों ने पढ़ा और इसमें क्या क्या बनना था, इस सारी चीजों को। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज का ये जो टॉपिक रहा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आता है, आपको दिक्कत आता है कहीं, तो आप वीडियो को रुक करके बार बार उस चीज को सुनिए, अच्छे से ध्यान दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे
इसके डिफरेंस में आपको हम बताएंगे कि वायु शोषण और अवायु शोषण में क्या अंतर होता है, द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बस उतना पे ही छोड़ दिए हैं तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।